अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आपका? अच्छा जी, कुछ एक दो ही कितने 2-3 रह गए। हाँ। अब बहुत से लोग कह रहे हैं फ्राइडे पता है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ्राइडे को ईद हो सकती है। फ्राइडे को ईद हो सकती है। आप इस बात की क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे जब रमजान शुरू हुआ हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि नहीं आज तो चांद नजर आना नहीं है, और वैसे ही सबने उड़ाई हुई थी, पता नहीं क्या था। लेकिन हमने महकमा मौसमियात वालों से जब एक दिन पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि चांद की उम्र पूरी हो जाएगी, अगर मतला साफ हुआ तो चांद नजर आ जाएगा। लेकिन सबने एम ही बनाया था कि नहीं बनाया हुआ था कि नहीं। अभी भी सबने कंफर्म बनाया हुआ है कि भाई हफ्ते की ही ईद होनी है, क्या पता जो। लेकिन अब जब लोग कह रहे हैं तो अब मैं मान सकती हूँ, क्योंकि पहले एक दफा गलती हो चुकी है रमजान के शुरू में। तो अब मुझे लगता है कि अगर अच्छा, और क्या था कि रमजान के शुरू में जो भी हमसे पूछता था ना कि आज रोजा होगा या परसों रोजा होगा, लाइक कल रोजा होगा, मैं कहूँ नहीं ये पता है हमें। और जब हुआ ना ऐलान, रात का ऐलान हुआ तो सबने मुझे मैसेज किए कि आप लोग किन जराए से कोट कर रहे थे हमें। so true. हमने कहा हम बस ऐसे ही वो हम एक्चुअली दिल की बात कर देते होते ना, जब हमारा दिल चाह रहा हो, जैसे कि मेरा दिल चाह रहा है कि सैटरडे को ही हो ईद और फ्राइडे को ना हो। लेकिन अब लोग कह रहे हैं फ्राइडे को भी हो सकती है। एनीवे, कल क्या हुआ है जी, जो हमारी बड़ी अच्छी किस्म का एक ट्रेंड चल रहा था ना कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड को हरा रही है और हम बड़ा जबरदस्त जीत रहे थे और होम ग्राउंड पे सब कुछ अच्छा, वो कल हार गए हम। कोई बात नहीं यार, मतलब कोई बात नहीं, बात है, लेकिन पता है क्या, हाँ, इफ्तिखार ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने, शाहिद आफरीदी तक ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए चाचा नहीं, मेरे लिए बूम बूम है। वैसे तो चाचा वैसे ही नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए वैसे। चाचू क्या प्यार से कह देता है बंदा, चाचू तो बड़ा इंडियरिंग टर्म है मेरा ख्याल है। ये इंडियरिंग टर्म नहीं यूज हो रहा, ये वैसे ही कॉनोटेशन होती है। कॉनोटेशन आपको लग रहा था इसमें ऑफ है? ऑफ कोर्स। और चाचू जब भी इनको कहा जाता है इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ही लुक्स ओल्ड फॉर हिज एज परहैप्स, तो लिहाजा इनको कह देते हैं कम ऑन, यू नो दैट। तो लिहाजा इसके नहीं, मैं वाकई इतनी गहराई में नहीं गया था। नहीं तो आपको लगता था ये आपके चाचा से मिलते हैं तो आपने इनको चाचा कहना शुरू कर दिया। बच्चों के चाचा भी तो हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एनीहाउ, सो ही डिड हिज बेस्ट। और इतना सादा आदमी है ये इंसान कि फिर एंड में जब गुफ्तगू इनके सामने आई और जिस तरह से उन्होंने पूरी कौम से माजरत की है, मेरा दिल जरा पसीज सा गया। He didn't have to. He did his best. He tried his best. So क्या कहा इफ्तिखार ने मैच के बाद, ये ज़रा सुनने वाली बात है। ये मैच था कि मैं पाकिस्तान पे जितवा सकता था और सब पाकिस्तानियों के लिए मेरी तरफ से सॉरी। जिस तरह हमारी टीम है, जिस तरह हमारी कम्बिनेशन, तो हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इतना वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारी बॉलिंग की फॉर्म लगी है, जिस तरह हमारे बैट्समैनों की फॉर्म लगी है, तो इंशाल्लाह हम सीरीज जीत जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह सीरीज तो हम जीत जाएंगे इफ्तिखार, बट यू नो he said sorry to the whole nation. You don't have to. You're okay. You did fine. और हार जीत हो जाती है और अगले जो आए हुए हैं एक तो उनको भी जीत चाहिए ना, खेलने के। वैसे भी हमारे मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, समझे कि हमने दे दी उनको ये जीत। लेकिन बस ये ओके, नेक्स्ट टू हमने ही इसके बाद नहीं, बस इतना ही। हाँ, इतने में बस इतना ही था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे और आपको पता ही है बुरहानी कैफियत कहाँ चल रही है। बुरहानी कैफियत वहीं चल रही है जहाँ बड़े दिन से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बरह रास्त इलेक्शन फंड जारी करने का हुक्म देकर भी देख लिया। इलेक्शन कमीशन को ना पैसे मिलने थे ना मिले। हुकूमत और पार्लियामान अपनी जगह से, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। पार्लियामान ने कल भी वही किया जो पहले करती आई है, रकम जारी करने की समरी मुस्तरद कर दी। जवाब ये दिया कि ऐसा करना अदालत के अपने फैसले के खिलाफ है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस में, जिसके बाद के पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत किसी और तरह से चलाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत को, हर मामला जो है वो काबीना में ले जाना पड़ता है और फिर उसे असम्बली में लेके जाते हैं। इसी अदालत ने कहा कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स नहीं करेंगे और आप पहले इजाज़त लेंगे फिर खर्च करेंगे। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल हों, फैसले वो होते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी भी हो। कितने फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने किए, कईयों पे अमल दरामद नहीं हुए। कालाबाग डैम बनाने का फैसला भी हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा जी, आज क्या होना है? आज इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, करेंगे बल्कि रादर, और जाहिर है इलेक्शन कमीशन कहेगा कि पैसे नहीं मिले और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब मुख्तस कर दिए, मगर वजारत खजाना की रिपोर्ट एक्चुअली पेश कर दी है। ये हो चुका है, ये सारी चीजें हुई हैं। मौक़िफ़ क्या आया अदालत तो का या चीफ जस्टिस साहब का? स्टेट बैंक का बेसिकली गवर्नर का यही कहना है कि वो पैसे तो मुख्तस हुए थे लेकिन वजारत खजाना की मंजूरी ज़रूरी है और अदालत इस पर क्या रद्द अमल क्या उन्होंने दिया
डेफिनेटली वो दिलचस्पी होगा। तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, अदालती हुक्म ना मानने वालों को फारिग किया जाए, और अदालत हुकूमत ने तय कर लिया है कि कुछ हो जाए, मई में इलेक्शन नहीं होंगे। बेसिकली डू व्हाट एवर यू वांट। अच्छा जी, ताज़ा तरीन हमारे पास खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में बिलावल भुट्टो हैं, नवीद कमर हैं, कमर ज़मान कायरा, बेसिकली पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है ना वो इसमें शरीक है। JUI के कामरान मुर्तज़ा हैं, मुअव्विन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान और खालिद मक्सी इसमें मौजूद हैं। इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक भी शरीक हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत जारी है। इजलास में जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। आपको पता ही है जमात इस्लामी इस सारे मामले में एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। सिराजुल हक साहब वज़ीर आज़म से भी मिले, इमरान खान की तरफ से भी जो नुमाइंदा करदा लोग हैं इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई और दोनों तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि मुज़ाकराती टीमों के ज़रिए कुछ मामलात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उमूमी तौर पर गैर मशरूत होते हैं मुज़ाकरात, लेकिन इमरान खान की तरफ से PTI की तरफ से कुछ शराइत भी इस सिलसिले में आना शुरू हो गई थी। लेट्स सी कि उस पर क्या पेशरफ्त होती है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मरियम बताइए आज क्या बातचीत हुई, समात में क्या क्या डिस्कस हुआ? अच्छा जी, वी आर ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड टू मरियम। एक्चुअली एवरी डे इज़ अ न्यू थिंग, और अब तो लगता है ये डेडलॉक जो है ये बहुत ज़्यादा ही अब स्ट्रॉन्ग होता हमें नज़र आ रहा है, बिकॉज अब्दुल्ला जिस तरह के आपने कहा था, नोबडी इज़ गिविंग एन इंच। हाँ, बिल्कुल डटे हुए हैं और बिल्कुल यही सारा मामला है। और लेट्स सी क्या होता है। अब स्टेट बैंक की तरफ से भी आज जवाब तलबी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है। क्या बातचीत हुई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है इस वक्त, जिसमें इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की सरबराही कर रहे हैं, उनके वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें दीगर लोग भी कुछ मौजूद हैं। कमर ज़मान कायरा हैं और कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, और सिराजुल हक साहब के ज़रिए जो मसालहत कह लें या मसालहत नहीं, जो मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की कोशिश की जा रही है ना, कुछ बीच की राह निकालने की कोशिश की जा रही है, उस पे मुशावरत जारी है। ट्राइंग टू गेट इन टच विद मरियम नवाज अगेन। मरियम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल जी। मरियम बताइएगा आज समात में क्या हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ? जी, आज बेसिकली समात नहीं थी, आज सिर्फ रिपोर्ट्स मांगी गई थी, और ये जो है वो 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जब इन चैम्बर समात हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने की थी, तो उन्होंने जब हुक्मनामा जारी किया था जुम्मे के रोज़, तो उसमें ये कहा गया था कि जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी फ़ंड्स की मुतकली से मुतालिक, तो उसके बाद अदालत ये जो है वो डिसाइड करेगी कि इससे आगे का क्या लाएअमल होगा। अगर रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आती तो जाहिर है कि इस मामले ने ख़त्म हो जाना था, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स नहीं जारी किए गए तो अब जो है वो इंतज़ार ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कदम उठाया जाएगा। ऑर्डर में बाकायदा ये लिखा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट से सिर्फ पोस्ट फैक्टो मंजूरी ली जाए ये जो फंड्स फराहमी है इसकी, और स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया गया था कि वो बराह रास्त ये फ़ंड जारी करेगा। जो वजारत ख़जाना है वो स्टेट बैंक की मुआवनत करेगा पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करने के मामले में, और इलेक्शन कमीशन को जिस अकाउंट में ये फ़ंड जारी किए जाएंगे उस अकाउंट का नंबर भी जो है वो ऑर्डर में दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये वो अकाउंट है जिससे फौरी तौर पर जो है फ़ंड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स मिले तो वो इंतखाबी अमल शुरू कर दे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने पहले रिपोर्ट जमा कराई कि उनको फ़ंड्स नहीं मिले, उसके बाद वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जानिब से अपनी रिपोर्ट जमा कराई गई। वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उन्होंने जो है वो जो भी ज़रूरी मुआवनत थी वो स्टेट बैंक को की, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में कार्रवाई चल रही थी और फिर मामला काबीना से होता हुआ पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी, और इसमें जो भी कानूनी नुक्ते शामिल थे वो भी अपनी जो है वो रिपोर्ट में ख़जाना ने बताया है। उसके अलावा जो स्टेट बैंक है उसने फ़ंड जारी ना करने से मुतालिक वजूहात सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई हैं। ये सर बमौर रिपोर्ट थी जो ज़राए से कुछ मालूमात हमें मिली वो। जी, इस पे कोई मौक़िफ़ भी आया है कि बस अभी ये रिटन फॉर्म में जमा कराई गई हैं या इन चैम्बर जमा कराई गई हैं?
जी, रिटन फॉर्म में रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए जो है वो जमा कराई गई हैं और ये अब जो है वो चैम्बर्स में तीनों जजेस के सामने रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाए अमल लेना है, इस पर क्या एक्शन लेना है, उससे मुतालिक कुछ तहरीरी तौर पर ही जारी किया जाएगा। और ये भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है आज ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कोई मुनासिब हुक्म जारी हो जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन थी ये दूसरी बार आज ख़त्म हुई है फ़ंड्स फराहमी से मुतालिक, और दोनों दफ़ा में फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुकूमत को ऑर्डर किया था, हुकूमत के ऑर्डर की कंप्लायंस ना होने के बाद स्टेट बैंक को बराह रास्त ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन अभी जो टाइम है वो ये है कि 2 दिन बाद जो है वो छुट्टियां हो जानी है ईद की, और उसके बाद जो 14 मई के दरमियान का जो फासला है वो बहुत कम रह जाएगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो तमाम इंतखाबी अमल था उसको 20 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, तो 20 अप्रैल की तारीख भी जो है वो उसमें सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, तो अदालत से मुमकिन तौर पर आज और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जो है वो कोई ना कोई जो आगे की हिकमत अमली है उससे मुतालिक कोई ऑर्डर जारी हो सकता है। That can be really interesting then। आज और कल अहम है, इसका मतलब है कि क्या सामने आता है मौक़िफ़ अदालत की तरफ से अब इन जवाबात के बाद। That is yet to be seen। माहिर कानून जी अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब हमारे साथ हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत और पार्लियामान ने अपने बयानात से, और ना सिर्फ बयानात एक्चुअली रवैयों से और बाकायदा इक़दामात से ये वाज़े कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 14 मई के इलेक्शन कराने के फैसले को नहीं मान रहे। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, ये फैसला ना मानना या मुस्तरद कर देना, इसकी कोई कानूनी हैसियत हो सकती है, ये बताइए। नहीं जी, कतन नहीं हो सकती। ये खुल्लम खुली तौहीन है अदालत के फ़ैसले की, और अदालत की ये शान में कमी नहीं है, ये जुडिशल ऑनर की कंटेम्प्ट नहीं है, जुडिशल डिसीजन मेकिंग की कंटेम्प्ट है। ये वो कोर कंटेम्प्ट है जिसकी पुलिसिंग अदालत पे फ़र्ज़ होता है, यानी कि अदालत का हुक्म की नाफरमानी हो रही है। और इसके अंदर महज माजरत करना जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी नहीं होता टू पर्ज द कंटेम्प्ट। आपको जो अदालत हुक्म दे रही होती है उन अहकामात को आपने पूरा करना होता है, और ये कोई जवाज़ नहीं है कि हमारे ख्याल में कुछ और है इंसाफ और हम नंबर्स गिन के आपको बताएंगे और हमने आपकी बात को पार्लियामान के सामने रख दिया। ये सब कुछ तौहीन है और ये सब कुछ एक्सेसिव ऑफ द ऑर्डर है, और ये खुल्लम खुल्ला एक सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी को चैलेंज है। इसके तो बड़े रिप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं। अब्दुल मुईज़, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है और हुकूमत का जवाब भी वाज़ेह है कि रकम तो नहीं दी जा सकती, और इम्कान यही है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी आदम ताबुन वाला जवाब ही जमा कराया गया होगा। और क्या अदालत को आप समझते हैं कि मजबूर किया जा रहा है मे बी कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें या फिर कोई सख्त एक्शन लें और तादीबी कार्रवाई की तरफ जाएं? जी, मेरे ख्याल से अदालत को इस हवाले से बराह रास्त मजबूर नहीं किया जा रहा, लेकिन अदालत पे प्रेशर ज़रूर डाला जा रहा है, ये दिखाने के लिए शायद कि चंद जजेस जो हैं वो इस ख्याल के हैं कि वो हुकूमत से ये काम करवाएं, और जो बाकी जजेस हैं जो इस ख्याल के शायद ना समझे जाते हों हुकूमत की तरफ से, उनको मज़ीद तक़वियत देना या फिर जजेस के दरमियान तकसीम पैदा करना, जिसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर है अदालत के अंदर कमज़ोरी पैदा करना है। इस नीयत से ये किया जा रहा है। बराह रास्त अदालत से सख्त कदम उठवाना तो शायद कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब का की इंटेंट शायद ना हो, लेकिन वो सख्त कदम उठ जाएगा उनके खिलाफ इस बात को मुमकिन ना समझते हुए भी कि मुमकिन ना समझते के बावजूद ये वाकई हुकूमत ही सब कुछ कर रही है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में एक और काम भी हो रहा है, वो है वकला की ऐसी तकसीम जो कभी किसी ने नहीं देखी ना सुनी है एक्चुअली। तो अब वकला बाकायदा शख्सियात के साथ खड़े हैं, इदारों और नज़रियात वाली बात तो कहीं बहुत ही पीछे रह गई है। तो क्या बतौर एक प्रोफेशनल आपको भी लगता है कि इस तरह की डिवीज़न निज़ाम इंसाफ के लिए ऑब्वियसली अच्छी नहीं है? जी, मेरे ख्याल से एक इर्तिकाई अमल से हमारी बार की पॉलिटिक्स गुजरनी थी और वो अब गुजर रही है। ये फितरी होता है कि हर जगह, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो कोई भी सतह पे सियासत हो या लोगों का कलेक्टिव ग्रुपिंग्स और एसोसिएशंस हों, उसके अंदर सियासी जमातों का असर आना और फिर सियासी जमातें नज़र आना, ये एक फितरी अमल है और एक ऐसा अमल है। और हमारी बार्स के अंदर भी अब आखिरकार एक मेरे ख्याल से क्लियर पोजीशन नज़र आ रही है कि पहले ये समझा जाता था कि कुछ पार्टी के पोजीशन और वज़न है जो कि एक मेन ग्रुप ऑफ लॉयर्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन अब तो काफ़ी वाज़ेह है कि पीटीआई का एक धड़ा सा है हमारे वकला में, और ये एक अच्छी बात है। सियासी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और यही फिर एहसन तरीन रिप्रेजेंटेशन होती है। हर जगह पे, हर सतह पे सियासत का अमल भी होना चाहिए और सियासत में हिस्सा लेने का भी हक होना चाहिए, और स्टूडेंट
यूनियंस के भी जो हमारे अब्दायन हुए थे वो इसीलिए हुए थे, इसलिए कि जब एक माशरे के अंदर हर सतह पे पार्टिसिपेशन होती है तो उसको चुप रखना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है और उसके अंदर आज़ादी इजहार को क्रश करना मुश्किल हो जाता है। अब ये सब कुछ कहने के बाद मेरे ख्याल में जो खामी है हमारे आज के वकला की डिवाइड में वो ये है कि लोग अपने जो कानून के हवाले से तबसरे और तज्जिए हैं वो भी फिर इसी बुनियाद पे दे रहे हैं कि उनकी सियासी या उनके ख्याल में जो बेहतर आउटकम है उसकी नज़र में क्या बेहतर तज्जिया होगा। मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। थैंक यू। अब्दुल मोइन शाफी हमारे साथ मौजूद थे और अब कह रहे हैं कि बाहर की सियासत भी इस इर्तिकाई अमल से गुजरनी थी और मैं तो कहता हूँ कि हमारी सियासत भी और हमारी सोसाइटी में जो तूफ़ान बपा हुआ है शायद वो भी इस प्रोसेस से निकल कर कुछ संभलेगा, क्योंकि इससे पहले तो बीच में कोई ना कोई आमिर आ जाता था ना, फौजी आमिर, और सबकी अटेंशन उस तरफ मरकूज़ हो जाती थी और फिर किस तरह से जमहूरियत को बहाल करना है सब उसमें लग जाते थे। सो अभी 14 साल मुसलसल जमहूरी अमल चला है, इसमें आप सुकम भी कह सकते हैं, हाइब्रिड निज़ाम भी इसमें बीच में काफ़ी अरसे को कह सकते हैं, लेकिन अब चला है। सो अब जिस तरह की भी जमहूरियत चली तो है, इसमें खुद ही इसने अपने आप को फिल्टर करके हाँ, लेकिन हमें कोई आर्बिट्रेटर भी चाहिए। आप आमिर के बीच में कोई ना कोई आमिर आ जाता था। अभी इतनी डिविजन्स हो चुकी हैं कि लिटरली बात करने को कोई तैयार नहीं है, तो इसलिए बीच में कोई आर्बिट्रेटर की शायद जगह बनती भी है। अभी जो है ना हम वो बुशरा अंसारी साहिबा जब वो शोज किया करती थी ना 50-50 और वो सारे हाँ PTV के, तो एक उनका गाना मुझे बड़ा याद है, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे। सो वो छक्का कौन सा था? जावेद ने जो मारा था वो मियां उसकी आज एनिवर्सरी है। जावेद मियां दाद के छक्के की बात हो रही है जो उन्होंने ऑलमोस्ट कितने बरस पहले मारा था हुमा? 1986 37 years ago। Yes, 37 years ago आज ही के दिन यानी 18 अप्रैल 1986 को शारजा के मैदान में उन्होंने शारजा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने थे। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया कप जैसे फाइनल का प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया कप था ये बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया कप था बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। अच्छा ठीक है, तो हमने इसको मिला दिया है। हाँ, और चेतन शर्मा थे अपनी फॉर्म की पीक पर थे, 3 विकेटें भी ले चुके थे और किस्मत ख़राब थी कि आ गए सामने जावेद और फिर जावेद ने मार दिया छक्का। और उसके बाद मैं कहता हूँ शारजा का क्रिकेट जो स्टेडियम है ना वो इस छक्के से फिर मंसूब आइकॉनिक हो गया था। और चेतन शर्मा का करियर जो था ना वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ओवर हो चुका था। शुक्र है कि वो खुद नहीं ओवर हुए, बस करियर तक की बात रही, क्योंकि ये दिस वाज आइकॉनिक। ऐसी चीज़ पहले 1986 की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना कि हिस्ट्री इसी तरह बनती है, तो इससे पहले इस किस्म की सिचुएशन देखी नहीं गई थी। एंड लुक एट दोस टाइम्स के फील्ड पे फैंस आ जाते थे। यानी क्रिकेट वैसे ये तो बड़े अरसे तक हमने देखा है, लेकिन ये हम शारजा दुबई टाइप जगहों की बात कर रहे हैं जो कि अब तो आप तसव्वुर ही कोई नहीं है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये करना। उससे पीछे भी वो जो पुलिस है ना वो डंडे लेके भाग रही है थोड़ी सी, और झंडे देखें, लोग देखें, शोर देखें, मतलब दिस वाज अ मोमेंट व्हिच कुड बी कंपेयर्ड टू एनी वर्ल्ड कप, एनी ओलंपिक्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू कॉल इट, क्योंकि ये एक क्रिकेट के हवाले से ये एक हाइट थी। दिस वाज इट जो जावेद मियां दाते हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है गाने और पैरोडीज और क्या क्या हुआ, वो जो 6 लाख वाली। वैसे मैं देख रहा हूँ कि अब ये सोच रहा था कि जो फुटेज हमने चलाई है शायद इस वक्त हमें कोई देख रहा हो जो एक्चुअली इस फुटेज में मौजूद हो ग्राउंड में उस वक्त 86 की बात हो रही है, बहुत तो पुरानी बात नहीं है। हाँ, मतलब होंगे कोई अंकल बड़े लोगों को आज हमने यादें ताज़ा करा दी होंगी फिर इन केस दे वॉच्ड इट। सो या Coming back to our cricket match that we lost yesterday. अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अपनी बात कर ही ली है ना, हमने अपने इफ्तिखार की परफॉर्मेंस का भी जिक्र कर लिया। हाँ, लेकिन अभी तो अब्दुल रज़ाक भाई से ज़रा बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, देख ही रहे थे कि हर मैच के बाद न्यूजीलैंड की टीम ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रही है पिछले मैच से, कल यही हुआ और उन्होंने मैच भी जीत लिया। आप क्या समझते हैं, कहाँ गलती हुई हमसे? देखिए, ये T20 क्रिकेट है और मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड से। ये जो टॉस है ना आजकल T20 में वो बड़ा क्रूशियल होता जा रहा है। और जैसे न्यूजीलैंड टॉस जीता और पहले बैटिंग की और इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था 160 इस ट्रैक पे, और पाकिस्तान मैच पहले हारता जीत रहा था और फिर जीते हुए फिर हार गया। तो ये T20 की खूबसूरती है, जब प्रेशर पड़ता है तो अच्छा लगा कि हिटिंग भी हुई है और न्यूजीलैंड के बॉलरों ने विकेटें भी ली।
अच्छा, एक कंफ्यूजन है और आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग जो है वो ओवर द पीरियड बेहतर होती जा रही है और टीम उसे इस्तेमाल भी करना चाहती है, इसलिए उन्हें ऊपर भेजा जा रहा है। लेकिन कल के मैच में कुछ समझ नहीं आई कि उनका रोल क्या था। मतलब विकेट बचाने वाले नाइट वॉचमैन जैसा या फिर पावर हिटर वाला, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी। आपने ये दोनों काम किए हुए हैं, आपकी नज़र में शाहीन ये दोनों काम कर भी सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर शाहीन की बात कर रहे हैं तो हर प्लेयर में एक एबिलिटी होती है ऑलराउंडर बनने की, और मेरा मशवरा यही है शाहीन को कि वो अपनी सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे फोकस करे, क्योंकि ये जो बैटिंग के स्किल होते हैं या मसल्स होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। जब ये बैटिंग आप कर लेते हैं, शॉट लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप शुरू से एज ए फास्ट बॉलर आए हैं, तो अगर फास्ट बॉलिंग पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर आपकी बारी आ जाती है आखिरी 1 ओवर में या 2 ओवर में 9 डाउन या 10 डाउन पे, तो वहाँ पे आप अपनी गेम कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर अब दी ऑर्डर आप खेलेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा, फिर आप डिवाइडेड हो जाएंगे। आप फास्ट बॉलिंग में भी डिवाइडेड हो जाएंगे और बैटिंग में भी डिवाइडेड हो जाएंगे। अच्छा, अब अब्दुल रज़ाक भाई ये बताइएगा, आपने कहा वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया कि इफ़ यू प्राइमरीली अ फास्ट बॉलर तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है इफ़ यू ट्राई टू परफॉर्म एवरी टाइम। बट इफ यू आर मेकिंग रन्स यू आर आल्सो मेकिंग रन्स। हाँ, बट यू आर मेकिंग रन्स एट द सेम टाइम आपकी स्पेशलिटी, आपकी नीश तो वही है। या बट देन देयर आर पीपल कॉल्ड ऑलराउंडर्स, यू नो, दे कैन डू बोथ। हाँ, बट दे आर नॉट लाइक सुपरस्टार फास्ट बॉलर्स एज वेल ना, एज वेल। सो अब ये बताइएगा अब्दुल रज़ाक भाई कि पिंडी में मैच है, कितनी कंडीशंस में आपको लगता है फ़र्क आएगा? हम लोगों को कोई तब्दीली करनी चाहिए या नहीं? पर पिंडी की पिचेस अगर जैसे PSL में थी वैसी हुई तो फिर हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि सारे प्लेयर वहाँ पे खेल चुके हैं, और डिपेंड करता है कि पिच पे ग्रास होता है या नहीं होता। एक तो ये देखना पड़ेगा, अगर पिच पे ग्रास ना हुआ तो फिर हाई स्कोरिंग स्कोर हो सकता है। और पाकिस्तान की टीम का चेंजिंग का मैं बता रहा हूँ कि एहसानुल्लाह को आपको इन करना पड़ेगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि एहसानुल्लाह को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक फॉर योर एनालिसिस। ब्रेक लेंगे, बट वी हैव 2 मोर मैचेस लेफ्ट, आपको पता है। या वी हैव 2 मोर मैचेस लेफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरीज हम जीतेंगे और बासानी जीतेंगे। इसके बाद ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। हम किन चक्करों में पड़े हुए हैं वैसे, और हम अक्रॉस द बॉर्डर से जब खबरें सुनते हैं ना तो हमें ज़रा दुख भी होता है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और ये नहीं है कि अभी ये 1 साल में कुछ बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है, अभी तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। ये माशाल्लाह सिलसिला कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले शुरू हुआ था। कोई प्रोग्रेशन, कोई नई चीज़, कोई दुनिया में कोई चीज़ हो जो हमारे मुल्क आ रही हो, कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। खैर, इन एनी केस कंपैरिजन इसलिए भी दिया था क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी। कच्चे के इलाकों में पंजाब पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल जारी है, और ऑपरेशन के 10वें रोज़ रहीम यार खान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कॉलोनी कोकानी बड़ा मुश्किल नाम है, कोकानी गैंग के 4 डाकू पकड़ लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू मारे जा चुके हैं, 18 को गिरफ्तार किया गया है। डाकुओं से लॉन्चर्स और LMGs, दस्ती बम, दर्जनों क्लैशनकोव्स, हजारों गोलियां बरामद की गई हैं। मतलब पूरी जंग का सामान ये रखकर बैठे हुए थे। हाँ जी, डाकुओं के ठिकानों में इरफान मज़ारी और फरीद काकूनी पर मज़ीद 2 पुलिस कैंप कायम कर लिए गए हैं, और राजनपुर में चक कपड़ा और खैरपुर बम्बेली में डाकुओं के ठिकाने तबाह करके पुलिस चौकियां यहां कायम की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़रा आला के हमरा डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लेने आना था, लेकिन उनका दौरा रहीम यार खान मुलतवी हो गया। फिलहाल तो बहरहाल कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन ज़ोर शोर से शुरू हुआ था, जिसको अब 10 रोज़ गुजर चुके हैं और काफ़ी इलाका क्लियर भी किया गया है, और कुछ डाकुओं की गिरफ्तारियों के दावे भी किए जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ऑपरेशन मज़ीद कितने दिन चलेगा, हुकाम अब तक अपना अंदाज़ा आई होप लगा चुके होंगे। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपसे यही पूछेंगे कि ये कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो तो रहा है काफ़ी दिनों से, कुछ उसकी अपडेट्स हमें मिल भी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है अब तक कुछ पंजाब पुलिस ने हासिल कर लिया, कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस से भी आप मुतमईन हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे हमें दोबारा वक्त दिया, और दोनों आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सवाल को लपेट के पूछते हैं। तो ये जो है हमारी जो कारकर्दगी है
ये बहुत अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने 5 डाकू जो हैं उनमें से हलाक किए हैं, 2 में से दहशतगर्द हैं टीटीपी के। जैसे कि हमने आपको बताया था कि तालिबान की यहाँ पे प्रेजेंस नजर आ रही है, और आपको बताया था कि हमें डाटा से पता चल रहा है 18 बंदे हम गिरफ्तार कर चुके हैं, और असला तो आप देख लीजिए जो पहले वो फेसबुक पे दिखाते थे वो हम बरामद कर रहे हैं, और रॉकेट लॉन्चर्स भी हम पे चलाए हैं। तो जो कल रात की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है, इसके लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बहुत सताइश का और काबिल तारीफ है कि उन्होंने 2 टीटीपी के वहां पे बंदे जो हमारे पास इंटेलिजेंस थी उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जब उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई। अच्छा, मौजूदा जो रफ्तार है और सूरत हाल जो आपकी प्रोग्रेस है, क्या अंदाज़ा है कब तक सर ये इलाका मुकम्मल क्लियर करा लेंगे आप लोग? देखिए, ये मुकम्मल क्लियर कराने का मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये इसको पहले हमने जो चौकियां बना के इसको घेरा और अब हम मूव इन कर रहे हैं। हमने इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रखा है। हमने जिसको कहते हैं ना, ऐसे ही बिला वजह हम वहां पे मूव नहीं करते फिर है। उनके जो ठिकाने जहां से ये वीडियोस बनती थी, जहां से अपलोड होते थे, जहां से रॉकेट चलते थे, वो क्लियर कराते जा रहे हैं। अब ये टोटल हमारे 7 के करीब आइलैंड जो है उन पे हमारी मूवमेंट जारी है, और इंशाल्लाह ताला इसको क्लियर कराना जो है वो आप समझ लीजिए, इसको सिर्फ क्लियर कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे पुलिस की प्रेजेंस और चौकियां रखना, और उसके बाद तरक्की का सफर करना कि वहां तक सड़कें पहुंचे जो शुरू हो रही है इंशाल्लाह कल से, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा फॉर टू मेक इट मोर सस्टेनेबल। जी डॉक्टर अनवर, आप हमारे साथ हैं। हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि माजी में हम देखते रहे हैं कि इस इलाके में ऑपरेशन हुए, लेकिन एक हद तक जाकर पुलिस और दीगर फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहा जाता है कि कुछ रेड लाइंस यहाँ भी रहती हैं, तो इस मर्तबा आप पर ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जा नहीं सकते थे या वापस आ जाते थे। उसकी वजह यह थी कि कभी हम यरगमाल बन गए, कभी हमारी शहादतें हो गई, कभी वो पीछे हट गए और फिर दोबारा उन्होंने मुड़ के हमला किया, कभी हमारी चौकी को हिट कर गए। ये सारी बातें होती रही हैं। देखिए, ये आपकी बात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है, इसमें तमाम फोर्सेस पॉलिटिकल एंड अस्करी तमाम देर ऑल टुगेदर, और इंशाल्लाह ताला ये कहां तक जाने का तो सवाल ही नहीं है, कहां तक नहीं, हर हद तक जा रहे हैं, और क्लियर करके अब सस्टेन करने की बात हो रही है, पॉलिसी उसकी बन रही है। तो इंशाल्लाह ताला हर हद तक जाएंगे, और जैसा वहां से आ रहा है ना, आप उनकी वीडियो, इनकी यूट्यूब की इनकी वीडियो निकालें जरा काइंडली, इनको जाके जो फेसबुक पे लोड करते हैं। अब उनसे पूछे ना कि जो हम पहले असले चला रहे थे और वो कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर दिखा के चला रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला हमने भी उनको उसी तरह बराबर जवाब दिया है। आप आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह और क्लियर करके देंगे। अच्छा सर, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई है ज़ाहिर है, और बहुत सी फोर्स इसमें इन्वेस्टेड भी है, तो आप ये सब सस्टेन करने के लिए हुकूमती सपोर्ट, मुसलसल फंड्स भी दरकार होंगे, ये फंड्स और सपोर्ट दोनों मिल रही हैं आपको? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। 3 चीजें हैं इसके अंदर जो मैं इकट्ठी इसको एड्रेस कर दूंगा। सबसे पहले तो है एक पॉलिटिकल विल। ये पॉलिटिकल विल इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान knows this area very well, क्योंकि उनके दौर में ही ऑपरेशन हुए हैं। सेम गोज फॉर द इंटीरियर मिनिस्टर, ऑब्वियसली उन्हें इन बातों का बखूबी अंदाजा है। द मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट जस्ट ऑन बोर्ड, वो उन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स जो हमारे बन रहे हैं असले वो स्पीड अप करके हमें पहुंचाए, ट्रेनिंग हमें दी, और उसके अलावा उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है एज फार एज लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न। और लाजिम बात है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे साथ हैं, काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच और आईबी तो पहले ही हमारे साथ काम कर रहे। तो देयर इज नो ये सपोर्ट का देयर इज नो एलिमेंट जो कि अभी हमने जिसको हमने टैप नहीं किया। अब आते हैं वहां पे तरक्की के लिए सपोर्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फैसला किया है इन कंप्लीट सड़कों को कंप्लीट करके, बंदों के ऊपर बनी हुई सड़कों को कंप्लीट करके, इरिगेशन की चौकियों को करके, इन तमाम चीजों को कंप्लीटेड, तब वहां पे ऑपरेशन सस्टेनेबल होगा। और हमें खुशी तब होगी कि जहां के मजलूम अवाम है उन तक जब ये स्कूल्स और ये कॉलेजेस पहुंचेंगे। मैं आगे 50 साल की बात नहीं कर रहा, इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी सून, और इसके लिए पूरा प्लान है उन जमीनों का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, डेटा बेसिस बनाना। तो सिर्फ पॉलिटिकल रैली नहीं बल्कि तरक्की की सपोर्ट भी पुलिस को हासिल है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद थे। इतना बड़ा वसी इलाका है। वैसे आई वंडर कि ये खेती बाड़ी काश्त के काबिल है नहीं है तो हाउसिंग सोसाइटी बना लें यहाँ पे कच्चे के डाकुओं का तो समाया होगा। तो वही ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता है हम कंपेयर कर रहे थे ना अपने हालात और पहले अपने कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं सारे मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का
स्टैंड अलोन स्टोर जो है, फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, थोड़ा सा। अच्छा ये व्हाट इज वड़ा पाव? क्योंकि उन्होंने माधुरी के साथ वड़ा पाव खाया है। मैंने जैसे ही कहा कि थोड़े से मॉडरेट भी हैं तो फिर तो याद आया कि नहीं, एकदम ख्याल आया कि मुंबई के अलावा भी पूरा इंडिया है, तो यहाँ शायद थोड़ी सी मॉडरेशन दिखा के वो एक शाइनिंग इंडिया दिखा देते हैं दुनिया को, लेकिन बाकी इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, बिकॉज खबरें हैं ना आ जाती होती हैं। तो आप कह रहे थे वो वड़ा पाव, तो वो बन एंड सम मसाला, इट्स लाइक दैट। आई एम गेटिंग टू नो समथिंग एल्स। वो कह रहे हैं, मेरे साथी वो कह रहे हैं कि इट इज डबल रोटी एंड पकौड़ा। नहीं वो बन होता है, लेकिन वो जो वड़ा पाव जो होता है ना वो एक्चुअली बन होता है, स्क्वायर फॉर्म में बन आते हैं तो उसको पाव कहते हैं। यहाँ मिलता है कहीं? ऑफ कोर्स यहाँ भी मिलता है, एक्चुअली मैंने यहाँ भी खाया हुआ है, या इधर भी होता है। आपको पता है कराची में तो बहुत ये चीज़ें मिलती हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। बड़े कल परसों से हमने कोई इफ्तारी की बात नहीं की है वैसे, एज एन इफ्तारी कहाँ किस शहर में कैसी हो रही है? अब सिर्फ ईद के ख्वाबों की बात होगी, इफ्तारियाँ हो गई जो होनी थी। सो वी विल सी यू इन द सेकंड हाफ ऑफ जियो पाकिस्तान, स्टे विद अस। अच्छा वेलकम बैक। एक खबर हमसे भी पूछे जा रहे हैं भाई, एक अदाकारा है गालिबन, उनको पर्सनली तो मैं कभी नहीं देखा, सईदा इम्तियाज़, उनके बारे में गर्दिश करना खबरें शुरू हो गई कि खुदा न खास्ता, हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है। अब उनके लॉयर की तरफ से क्लियर की गया स्टेटमेंट आई है कि भाई वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो हैक किया गया था अकाउंट, जिस शख्स ने हैक किया उसके खिलाफ वो अब कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। कितना टाइम है लोगों के पास, मतलब कि हैक होगी कोई चीज़ तो वो गायब होगी, मतलब जस्ट प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ये जंपिंग द गन और ख़ास तौर पे किसी की ज़िंदगी मौत की इस किस्म की बातें ना किया करें। वो भी माशाल्लाह कितना कोई अच्छा महीना मिला है ना आपको ये हरकतें करने के लिए, कमाल है वैसे। अच्छा जी, न्यूज़ इज के साबिक आर्मी चीफ के रिटायर होते ही मैं कहूँगी तहरीक इंसाफ ने अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ कर दिया है और आज भी इमरान खान रिजीम चेंज का इल्ज़ाम जो है वो जनरल बाजवा ही पर लगाते रहे हैं। खान साहब के फैंस सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा के साथ जो कर रहे हैं उसे तो बयान भी नहीं किया जा सकता फ्रैंकली, और जनरल बाजवा से शिकायतें इस हद तक ले आए हैं कि चंद दिन पहले इमरान खान नवाज शरीफ की तारीफ पर मजबूर कर दिया, उन्होंने कहा चलो दिस इज़ द बेटर वन, इसकी तारीफ हो जाए। मतलब किस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे, जब ज़ाहिर आइन तोड़ा था और असम्बलियाँ तहलील की थी गैर आइनी तौर पर, तो और क्या होना था, ज़ाहिर अदालतें भी खुलनी थीं अब, और अगर उसकी कोई हुक्मदूली होती तो फिर गिरफ्तारियाँ भी होनी थीं, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट तो देते रहे। इस बात का कभी आपने उन्हें बेनिफिट भी दिया कि आपकी हुकूमत चलाने में और पाकिस्तान को इनिशियल माशी मुश्किलात से निकालने में, वो सारे दौरे करने में, दोस्त ममालिक से बातचीत करने में, फंड्स अरेंज करने में उन्हीं का किरदार था। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, हालांकि उनकी जॉब नहीं थी। तो बात जो हम फिलहाल कर रहे हैं वो सिर्फ अब पीटीआई तक महदूद नहीं है और हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी जनरल बाजवा से मुतालिक नित नए इंकशाफात जो हैं वो कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने चंद दिन पहले ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि इस्लामाबाद धरने के दौरान जनरल बाजवा ने उनसे अहद शिकनी की। वैसे कभी कभी ये सोचने पर हम सब मजबूर हो जाते हैं ना कि माशाल्लाह साबिक आर्मी चीफ थे, इनके ओहदे की जिम्मेदारियां कुछ और। आपने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुन ली और मौलाना साहब की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनवाई, तो यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली मेरा ख्याल है लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे, सुन लें। अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, बाजवा साहब ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। जनरल फैज़ हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शरात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तलहा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की, क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं।
अच्छा, ये सब कुछ तब हो रहा था माशाल्लाह जब जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि अब फ़ौज ने फैसला कर लिया कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगे। मतलब क्या अब इस पर बहुत सारे मुहावरे भी बनते हैं, क्या इस पे कहा जाए ये। और ये जो तवील फहरिस्त है ना इमरान खान के मुताद्दिद इंटरव्यूज़ आप देख लें, उससे पहले की कार्रवाइयाँ और अब के इंकशाफात, मतलब he was doing everything which was not a part of his domain, which was he was not supposed to do any of this actually, but he was doing every bit of था ना कि उनका आके ये कहना कि अब हम नहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का अब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सियासतदान भी कमाल है ना कि इनको एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पसंद नहीं है, लेकिन दौड़े दौड़े भज्जे दौड़े भी नहीं, यहाँ पे भज्जे जाते भी किधर हैं, दरवाजे कहाँ खटखटाते हैं और एट टाइम्स पैर भी पड़ते हैं। सो ये सियासतदानों की भी गलती है, ये इतने आदी हो चुके हैं ये भी कि इनको कोई ड्रैग करे, इनको कोई लेकर चले। इट्स द इजीियर वे आउट, इट इज द इजीियर वे आउट। पता है स्ट्रेंथ, फिर हम उधर चले जाते हैं, वो हमारा काम वहां से हो जाएगा। वज़ीर कानून का क्या कहना है इसी चूंकि बात हो ही रही है, तो वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है भी सुन लें। ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है, जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी वो भी ऑन बोर्ड थे, जो सरबराह थे फ़ौज पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्रंटेशन और तनाव है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इसमें काफ़ी गारंटी के साथ ये बात की कि दो आइनी इदारों में तनाव नहीं होना चाहिए और आप ये मामला जो है इसको सुलझाने की तरफ जाएँ। तो उस बैकग्राउंड में जो वोट था वो हुकूमत ने मुझे हुक्म किया कि जी आपने वोट जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो नॉमिनेशंस हैं हमने उनको एग्जामिन किया, आप वोट देंगे। इमरान खान साहब, इससे पहले भी नून लीग आपको पता ही लेती थी जब इमरान खान साहब बरसर इख्तिदार थे कि सारा उनको लाया कर इंस्टॉल किया गया एक बड़े प्लान का हिस्सा, और फिर इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तोपों का नाम नहीं ले रहे थे, नाम तमाम तोपों का रुख इस तरफ कर लिया। अब ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग नून को भी इदराक हो रहा है कि बाजवा साहब ने उन्हें कहाँ ठेस पहुँचाई है। बड़े आपने ये भी शायराना अल्फाज यूज़ किए। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं। पबजी खेलते हैं आप लोग? बताइएगा हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पर ट्वीट करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे तो बहुत दोस्त हैं जो पबजी के दीवाने हैं। मुझे पर्सनली कभी समझ में नहीं आया ये मामला, लेकिन फिर भी लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स हैं इस गेम के पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 करोड़ पबजी यूजर्स हैं। अच्छा, पबजी गेम्स जो हैं इन्होंने काफ़ी दुनिया में बड़ी ब्रांड्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, जिसमें स्पाइडरमैन के साथ भी कर चुके हैं, ब्लैक पिंक आपको पता है कोरियन पॉप बैंड है उसके साथ कर चुके हैं, टेस्ला के साथ कर चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी कोलैबोरेटिंग with our very own Donkey King। ना करें जी, बिल्कुल ऐसी ही कोई बात हो रही है। बिग और अब डोंकी किंग के किरदार भी इस गेम में आपको मिलेंगे देखने को। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खावर नईम साहब, पबजी के कंट्री हेड पबजी एम पाकिस्तान है। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का जो जिक्र किया कि इतनी यूज़र बेस है इसकी पबजी की, तो क्या हम मतलब दुनिया में किस नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमें तो बड़ा क्रेज़ नज़र आता है पबजी का पाकिस्तान में, क्या वाकई वन ऑफ द हाईएस्ट यूजिंग कंट्रीज़ हैं हम? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। दुनिया भर में इस गेम की 1 अरब से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, एंड पाकिस्तान इज़ like said it's one of the biggest and most popular market for us। और इस मार्केट में बहुत से enthusiasts हैं, and I think between 15 to 20 million users every month entertain themselves with this platform, so it's very huge in Pakistan। खावर साहब, sorry to cut you sir right now, अभी हमें अब आप बस थोड़ी देर रुकें हमारे साथ, हम आपसे लंबी गप्पे मारेंगे। अभी वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है कि ये इत्तेहाद जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा, और जो हमारे बई खाते हैं वो दुआगो हैं, और जो मुखालिफिन हैं वो बिल्कुल हर जगह थड़े पर गली कूचे मोहल्ले में बात करते थे कि ये चंद दिन की बात है और फिर अंधेरी रात। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियासी और जमहूरी दौर में ये कोalition गवर्नमेंट का 1 साल इन बहरानों का मुकाबला करते हुए, इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए इकट्ठे और यकसुई के साथ, ये नहीं कि हमारा आपस में इख्तलाफ राय नहीं होता है, मुख्तलिफ मामला पर बैठते हैं, बैठ के और डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और कभी बात मान ली कभी मनवा ली। यही है जमहूरियत का हुस्न,
कि आप कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए आप फैसले करते हैं और फैसले थोपते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप सबकी, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हों, या उनके फर्जंदे जमील हों, या फर्दन जनाब मक्सी साहब हों, जनाब डावर साहब हों, चौधरी सालिक साहब हों, चीमा साहब हों, यानी चाहे नवाबजादा साहब हों, शाहजैन बुगटी, फर्दन और इज्तिमान आपने इसमें हिस्सा डाला है। जरदारी साहब ने हिस्सा डाला है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने हिस्सा डाला है। तो ये मिलकर MQM है, BNP है, इन सब ने मिलकर, जनाब मेरे भाई शेरपाव साहब बैठे हैं, ANP है, तो इन सब ने मिलकर इस कश्ती को यानी ऑपरेशनल रखा है। ये मेरी अकेली की बात, सवाल नहीं पैदा होता कि मैं अकेला इस मामले को चला सकता। तावत के आपकी तरफ से भरपूर तावन ना होता, मैं आपका इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। और फिर फॉर गुड कॉज, गुड पर्पस, खुदा न खास्ता ये नहीं कि लूट मार या करप्शन हो रही है या बहुत यानी मुश्किलात हैं, कोई शक नहीं। अब जो पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा, काबीना, ये जो एक मामलात पिछले कई हफ्ते से चल रहा है, दुनिया जो है इसके ऊपर हैरान परेशान है कि कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं, सदर को कह रहे हैं कि अगर वो असेंड करे या ना करे ये अपने नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और यही बात है कि आज जो बार काउंसिल्स हैं वो हमारी मोहब्बत में नहीं बल्कि कानून की अमलदारी और ऐसे अनोखे फैसले जिससे कि आइन को ज़ोफ़ पहुंच सकता है, जिससे अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि ये गलत फ़ैसला हुआ है, ये इंसाफ के जो उसके तकाज़े हैं वो नहीं पूरा करता। तो इस हवाले से भी कोalition हुकूमत ने, ज़ोमा ने, आपने बहुत मावनत की, रहनुमाई की। काबीना के लेवल पर, काबीना से हटकर हमारी मीटिंग्स हुई जिसमें तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी अपनी खलूस से और बड़ी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उसमें इख्तिलाफ राय भी होता था, फिर उसको हमने जोड़ा। लॉयर्स, आपके लॉयर्स हैं जनाब, यहाँ हमारे कामरान मुर्तज़ा साहब है, लाला जी बैठे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और दूसरे लॉयर्स, इसमें नवीद कमर की भी बड़ी इसमें वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है। तो ये तमाम जो अमूर हैं, ये तमाम मराइल हैं, ये इस बात की एक गवाही है कि जनाब ये कोalition हुकूमत सदके दिल के साथ कोशिश कर रही है कि हम इस सफ़र को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ और इस रास्ते में जो रुकावट इनको दूर करें। और इत्तेहाद सबसे बड़ा आज जो हमारे जो मुखालफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों नहीं बिलावल भुट्टो ने अपना अलहदा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? क्यों नहीं मौलाना फजल रहमान ने अलहदा रास्ता नहीं अपनाया? क्यों नहीं नवाज शरीफ ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया? क्यों नहीं शेरपाव साहब ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया? एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो यूनिटी है, ये जो मीटिंग ऑफ माइंड्स हैं, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी तासीन की जाए कम है और इसके लिए मज़ीद मजबूत करने के लिए जितनी भी कोशिश की जाए कम है। अब देखिए कि
जो IMF का जो मामला है, ये खुदा करे कि अब आखिरी मरहलों पर है। आखिरी जो शर्त थी कि जनाब आप पैसे जमा करवाएं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इसाक डार साहब बेचारे रातों को मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, ये कहूँगा कि नींदें हराम करके इन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एफ़र्ट्स की हैं, ऑन हिज ओन की हैं। मेरी इनसे बात हुई, डार साहब से बात की हुई, ख़ुद मुझे इनके पैगाम आए कि प्राइम मिनिस्टर सा करें, अबू धाबी से ये बात करें, वो विज़ेयर है फलां। ये क्या है? एक खलूस, एक दर्द, एक कमिटमेंट कि भाई मुल्क बनाना है। और इसी लम्हे में ये बात करता चले जाऊँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जो हमारे सपा सलार हैं उन्होंने इसमें बेपनाह उन्होंने भी काफ़ी की हैं। वो मैं तफसील नहीं बता सकता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो मुश्किलात हैं जिन हम सब को सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कश्ती में सवार है जिसको हम इंशाअल्लाह अपना इसको किनारे लगाएंगे, मंझधार में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की नुसरत वो ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह, ज़रूर हमारी मुश्किलात में कमी होगी। मेरी 28 तारीख को या 27 को चीन के नए वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू है, उनसे भी बातचीत होगी। तो फॉरेन मिनिस्टर अपने टाइम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे बता रहे थे अमेरिका में इनके बायलैटरल किस तरह चल रहे हैं। कल हिना रवानी खर साहिबा ने मुझे तफसील दी, जो 4 ममालिक की मीटिंग हुई है। तो ये सारी एफर्ट्स चल रही हैं, सब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको एक मरतबा फिर यकीन दिलाता हूँ कि आपने मुझे अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा उम्मीद तासुर था कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, और अपने मुखालिफिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी अरमानों पर ओस पड़ गया था जब ये इत्तेहाद कायम रहा, और लोग इस इत्तेहाद में जो रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने अपना अपना रास्ता नहीं लिया। सो अपनी कोशिशों का भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए इत्तेहादी हुकूमत में मुख्तलिफ जो लोग हैं अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद खावर नईम, जो कि कंट्री हेड पबजी एम पाकिस्तान है, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ पबजी एंड डोंकी किंग। तो खावर प्लीज़ कैरी ऑन। उस पहले तो आप हमें ये बता रहे थे कि कितने यूज़र्स ऑफ पबजी हैं पाकिस्तान में, और कंपैरिजन आप दे रहे थे दुनिया के साथ। So I was telling you guys that पूरी दुनिया में there are 1 billion plus downloads, and in Pakistan there are between करोड़ों users हैं जो हर महीने इस entertainment system से connected हैं, and I think this is more than a game for them, because this is a place for them to get entertained, collaborate, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने cultural integration की है of Donkey King, so we'll talk about that as well. वंडरफुल। तो ये कैसे, ये कोलैबोरेशन कैसे, इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हुई? अजीज़ जिंदानी आपके पास आए या आप तक कहीं और से फरमाइश पहुंची? और उनके आइडियाज़ भी बड़े वैसे ज़बरदस्त होते हैं अजीज़ जिंदानी साहब के, इसलिए वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि ही इज गोइंग टू बी विद पबजी इन दिस। नहीं, आई थिंक द होल लार्जर कैनवस वाज के ग्लोबली चूँकि एक हम IP कोलैबोरेशंस करते रहे हैं विद टेस्ला, विद स्पाइडरमैन, सो वन ऑफ द की थिंग्स वाज के पाकिस्तानी कल्चर को या पाकिस्तानी IPs को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए गेम के अंदर, क्योंकि आई थिंक जो मैस अपील ऑफ पाकिस्तानी यूज़र्स है वो अपने कल्चर की है। सो वी इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद ट्रक आर्ट, एंड वी मेड सम पैराशूट्स एंड अदर skins in the game, and then I realized कि जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन सकती है वो मिस फितना एंड डंकी किंग की है, बिकॉज दिस इज़ अ होम ग्रोन IP एंड वेरी ब्यूटिफुली क्रिएटेड, and my goal was not just to make it available for Pakistan, so we worked with the global teams, and now this is a proud moment that this has become a part of the global PUBG mobile landscape. So this is on some level an integration of a Pakistani culture or artwork or a homegrown thing for a global audience now, and it is doing wonders.
अच्छा तो इट शुड डू वंडर्स क्योंकि चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं देखिए, इट शुड डू वंडर्स तो एक उम्मीद है, बट विल इट, ये हम आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा हमारा कल्चर और जिस तरह कि आप बता रहे थे कि इसकी अट्रैक्शन क्या है टू आर पीपल, बट इसकी अट्रैक्शन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगी? आप पूछना चाह रही हैं ग्लोबल ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे एक्सेप्ट या फिर कंसीव करेंगे, देखेंगे? जी देखिए, हमारी जो गेम है उसके अंदर चूँकि एक इन्वायरमेंट होता है, सो सबसे पहले तो देयर आर स्किन्स ऑफ द कैरेक्टर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डंकी किंग एंड मिस फितना, अगर आप इनका आउटफिट देखें तो ये आउटफिट इटसेल्फ इज़ वेरी अपीलिंग एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर ग्रैब्स फॉर एनीवन हु इज़ यूजिंग द ऐप। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हमारी गेम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है विच इज़ वॉइस पैक्स। सो व्हेन पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, trying to strategize, they can use the voiceover of different IPs, and this is where Donkey's signature funny way of talking comes in, and Miss Fitna's voice packs. So हमने वो introduce किए हैं और उसको use करते हुए a lot of the people then use those voice packs to communicate with their friends. So it's a more of a holistic sort of integration. अच्छा, आप चूँकि जिक्र कर ही रहे हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए मेरा ख्याल है जो प्रोमो टाइप रिलीज हुआ है ना, ये हम जरा सुनते भी हैं और देखते भी हैं, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे कि ये जरा दिखा दिया जाए। ये तो अभी उर्दू में, वैसे इसमें खावर यही सब कुछ अंग्रेजी में भी होगा या उर्दू में ही रहेगा ये सारा कुछ? सो हमने तो उर्दू के वॉइस पैक्स बनाए हुए हैं क्योंकि हमारी मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। नॉर्मली वी डू वॉइस पैक्स इन अदर लैंग्वेज, हमने पश्तो के किए हुए हैं, हमने पंजाबी के किए हुए हैं, सिंधी के वॉइस पैक भी किए हुए हैं, बट वी यूज़ द सिग्नेचर वॉइस, सो इस केस में इट्स ओनली अवेलेबल इन उर्दू। वंडरफुल। अच्छा, तो कुछ और भी ट्रक आर्ट आपने कहा वहाँ से इंटीग्रेशन का मामला शुरू हुआ, ये डोंकी किंग, अब कुछ और एलिमेंट्स हैं या लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपकी टीम के जहन में कुछ आइडियाज़ हैं कि किस तरह हम विच पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और किस तरीके से हो सकती है? बिल्कुल। सो आई थिंक किसी भी गेमिंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंगेजमेंट होती है और इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली वो इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो लोकलाइज्ड हों, और PUBG Mobile has been investing a lot in cricket and other sorts of ways to get the audience engaged, and we are now clearly looking at a transition from just the skins to a more deeper integration जिसके अंदर हम बाकी कैरेक्टर्स को भी विजुअलाइज करें। इनफैक्ट जियो के साथ हमारी और भी डिस्कशंस चल रही हैं, and we are very open to sort of putting all the other characters in the game that could potentially make Pakistan on the global landscape. So this is just the starting, and I think there's more to it in the coming months, even with this collaboration. अच्छा, ये बताइएगा कि ये डोंकी किंग PUBG, मतलब दिस इज़ अवेलेबल फॉर यूजर्स इन पाकिस्तान? जी, so this is available for any user in Pakistan. I think जब just to explain to the audience, basically जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो उसका एक एवेटार होता है, एक पर्सनालिटी होती है जो वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहता है, जिसके लिए वो डिफरेंट ड्रेसेस को, डिफरेंट मलबूसात को, डिफरेंट ग्लासेस को, कैप्स को यूटिलाइज करता है, आर्मर को, एंड दिस इज़ वेयर डंकी किंग के साथ एक एसोसिएशन बनेगी, बिकॉज डंकी किंग का अपना एक ड्रेस है और उस ड्रेस को पाने के लिए उसको किसी प्रोसेस से गुजर के कुछ रिवॉर्ड्स हासिल करने हैं और इवेंचुअली वो उसे अनलॉक करेगा। सो दिस इज़ अ वे ऑफ एंगेजिंग द यूजर्स, एंड आई थिंक इवेंचुअली इट इज़ ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ स्पाइक इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन। ज़बरदस्त। चूँकि मूवी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान में और बाहर के भी बहुत से मुल्कों में जैसे चाइना में, तो हमें यकीन है कि इन दिस फॉर्म ऑल्सो यंगस्टर जो मूवी के फ़ैन थे वो इसके भी फ़ैन हो जाएंगे बड़ी जल्दी। खाबर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और जिस तरह के हम वादा तो आप लोगों से करते हैं, कोई नई नई चीज़ें होंगी तो देखें, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ईद आ रही है, और जिनको डोंकी किंग पसंद था, नाउ दे हैव अनदर वर्जन ऑफ इट एज वेल। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे थोड़ी देर में। रमज़ान का महीना है, ज़कात खैरात, अभी तो फितराना भी, बहुत सारे एवेन्यूज़ हम आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं। एक और ऐसा एवेन्यू है सवाब ट्रस्ट, जहां पर गुर्दों का मुफ्त इलाज किया जाता है, डायलिसिस वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं ये काम कर रहा, लेकिन छोटा इदारा है, तनदही से लगा हुआ है अपने मिशन की तकमील के लिए। और सवाब ट्रस्ट के बारे में मज़ीद बता रहे हैं डॉक्टर वक़ार काज़मी। सवाब ट्रस्ट हमारा जो है दो किस्म के काम कर रहा है गुर्दे के मरीजों के लिए। एक तो प्रिवेंशन, यानी गुर्दा फेल होने से बचाना है मरीज को, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। और दूसरा जो है, जो
गुर्दे फेल हो चुके हैं जिनके, उनको डायलिसिस करना है। तो प्रिवेंशन के लिए हमने डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर क्लिनिक्स यहाँ पे चला रहे हैं, जो कि हर किस्म का जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो रजिस्टर कर लेता है और उसको मुफ्त इलाज करते हैं, उसकी लैब्स और उसकी मेडिसिन और उसकी कंसल्टेशन। इसी तरह दूसरे जो हमारे पास एडवांस किडनी फेलियर पे लोग आते हैं उनको फिर हम डायलिसिस फ्री करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इनको भी अपनी डोनेशंस में याद रख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। कमाल की बात है कि कितने लोग कितना कुछ कर रहे होते हैं और ये नहीं पता होता ये कितनी देर चलेगा, लेकिन अल्लाह है चलाने वाला, चीज़ें चलती भी हैं और ऑफ कोर्स यू कैन डोनेट हियर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है। नाब लाहौर के ख़त पर स्पेन हुकाम ने चौधरी ख़ानदान की जायदादों की तफसील फराहम कर दी है। स्पेन में चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की मुबैना बेनामी जायदादों की तफसील नाब लाहौर को मौसूल हो गई है। नाब लाहौर ने परवेज़ इलाही की जायदादों की तहकीकात के लिए स्पेन में हुकाम को ख़त लिख रखा था। स्पेन में असासाजात में 3 पार्किंग प्लाजे, एक स्टोरेज हॉल भी शामिल हैं और कुछ गाड़ियों, इनफैक्ट काफ़ी गाड़ियों का तस्करा भी हो रहा है। इसी पे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, कब ये मामला इनिशिएट हुआ और मज़ीद क्या तफसील दी गई है स्पेनिश हुक्काम की तरफ से? देखिए जी, नैब हुक्काम जो है उनका ये जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ जो है वो पूरी एक इंक्वायरी जारी है। उस सिलसिले में उन्होंने स्पेन हुक्काम को एक ख़त लिखा था जिसका उन्हें जवाब मौसूल हो गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो हालिया दिनों में जो है इन दिनों में मोनस इलाही ने स्पेन में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की जगह खरीदी है। उसके अलावा वहाँ जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनके पास वहाँ का रहने का परमिट भी है और उसके अलावा उनकी टैक्सी सर्विस भी उन्होंने बैंक से लीज लेके स्टार्ट की और मुख्तलिफ जो जजीरे में उनके जो है पुरानी इमारतें और इसके जो पार्किंग प्लाजा वो भी हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़राए का ये कहना है कि एक भट्टी नामी शख्स है और एक दूसरा एक तालिब इल्म है जो बेरोजगार है, उनके 48 करोड़ रुपए के उनके रहीम यार खान शुगर मिल में शेयर थे जो मोनस इलाही को शिफ्ट हुए और इसके अलावा 26 करोड़ के ऐसे एसेट्स भी हैं जो 2 डमी कंपनी में और परवेज़ इलाही के बताए जाते हैं। तो उनका ज़राए का ये कहना है कि इंक्वायरी जो है वो जारी है, इसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो मज़ीद आने का इम्कान है। इसके अलावा जो मोनस इलाही है उनका ये कहना है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि उनके तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके एसेट्स उनके मौजूद है रिटर्न में। और दूसरा ये कि ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वो उन्होंने जून के बाद खरीदी हैं। और इसके अलावा जो उनके तर्जमान है परवेज़ इलाही के, उन्होंने कहा हमें इंक्वायरी की कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ, अगर कोई लेटर मौसूल होगा तो फिर उसका हम जवाब देंगे। जी, मतलब उन्होंने तरदीद नहीं की है, वो कह रहे हैं सारी मेरी चीज़ें जून के बाद हैं तो प्रॉब्ली अगले रिटर्न में फिर दिखाएंगे, शो करेंगे, या उन्होंने तरदीद भी की है कि जी इतनी चीज़ें मेरी नहीं हैं, ये सब कुछ उन्हीं का है। हाँ, ट्वीट में उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये सब जून के बाद खरीद ली, जो मेरी अगली रिटर्न आएगी ये उसमें बताई जाएंगी जून के बाद की खरीदी हुई चीज़ें हैं जो मेरी रिटर्न में अभी नहीं है। जी ठीक, अब लेट्स सी कि नाब इसका सोर्स या ट्रेल ऑफ मनी कैसे डिटर्मिन करता है। बहुत शुक्रिया आपका, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट दिस इज क्वाइट अ लॉट बाय द वे। I don't think so. I think they would have so much more. हाँ, they have so much more, I'm sure. तो ये उन्होंने बिजनेस करना था, कहीं लगा दिया। वैसे दिल चाहता ना कि ऐसी चीज़ों पे कोई मूवी बने, बिकॉज ये लिटरली एक मूवी फिल्मी सा। मैं हिसाब लगा रहा था, वो कह रहे हैं मेरे असासों में इजाफा हुआ है 30 जून के बाद। मेरे असासों में 30 जून के बाद क्या इजाफा हुआ है? योर्स, मैं शो इधर ही बंद कर दूंगी अगर बात अगर इस बात पे आ गई, बात अगर साथी एहसास पे आ गई 30 जून के बाद। नहीं भाई, हमें रोजा लग रहा है लेकिन इतना नहीं कि इस किस्म की बात। आखिरी इजाफा 30 जून 2009 के बाद शायद हुआ था। अच्छा, एक और खबर मेरा ख्याल है। क्या है? अच्छा, आपको पता है कि कल हमने खबर ये दी थी कि सऊदीया और ईरान के बीच में बड़ी वो आइस जो है वो पिघल रही है, थॉ हो रही है। तो इसके बारे में हमने बात करनी है, बिकॉज ज़रा हम हैरान हुए थे क्योंकि सालों से, दहाइयों से ये 2 मुल्क जो हैं, जो कि इस्लामी मुल्क हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं थे। तो आपको पता है ना, शाह सलमान को ऑफिशियली तौर पर
इनवाइट किया गया है ईरान की तरफ से, कंफर्म भी हुआ था। और लेट्स सी कि इंशाल्लाह अगर ये इन्विटेशन एक्सेप्ट होता है और किस तरह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, अब ईरान की जानिब से सऊदी अरब के शाह सलमान को दौरा तेहरान की दावत यकीनन बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड भी है, गैर मामूली पेशरफ्त भी है। क्या तवक्को रखी जाए इन दो ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात से? इस्लामी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इस्लामी ममालिक पे, और क्या कितनी बेहतरी आ सकती है? सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था कि आपस में ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतर किए जाएंगे, उसको बहुत फ़रोग़ मिलेगा और बादशाह के दौरे से बहुत उनके बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो अब ये बड़ा अच्छा एक कदम है। देखना है कि इस दौरे की क्या नताइज होते हैं। मुझे तवक्को है कि ये आपस में बहुत से मुआहदे उनके दरमियान होंगे और उसमें सियासी इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये बताइए। एक तो पाकिस्तान इस चीज़ का कोशा था अपने तई भी, और दूसरे पाकिस्तान अब ये देख रहा है कि ये दोनों करीब आ गए हैं, और चीन जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा करीबी दोस्त है, गहरी दोस्ती है, उसके तवस्सुस से हुआ है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान बात है। तो मैं आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो खित्ते के अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान समझता है कि इससे काफ़ी बेहतरी आएगी और हालात बेहतर होंगे। थैंक यू। आप साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब से शुक्रिया। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने आपसे इजाज़त लेनी है, एंड इंशाल्लाह वी गोना सी यू टुमारो।